नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और श्रोतागण, आप सबका स्वागत है द ग्रेट साइंस में। द ग्रेट साइंस के आज के एपिसोड में बात करेंगे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बहुप्रचलित और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे हम कहते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ये इस प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें पूरी दुनिया के लगभग 60% जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो इसी पद्धति पे काम करती है। आज हम जानेंगे कि आखिर इसकी पद्धति के पीछे का कारण क्या है और ये कैसे काम करता है। सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर ही नहीं, इस तरीके का जो न्यूक्लियर रिएक्टर आपका सबमरीन में भी काम होता है। इस दुनिया में पूरी की पूरी 60% से ज़्यादा जो न्यूक्लियर रिएक्टर की पद्धति है वो इसी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पे काम करती है, जिसमें यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल यूज़ होता है। और साथ ही साथ इस प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर को चाइना, जापान, अमेरिका और फ्रांस यूज़ करता है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें खास बात क्या है और इसके पीछे की चलने की पद्धति क्या है। इस प्रकार की जो वेसल दिख रही है इसे हम कहते हैं प्रेशराइज्ड वेसल। इस प्रेशराइज्ड वेसल के अंदर ही जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा खास बात होता है। और इसमें जो लगने वाले जो ये लाइन से जो सेट्स दिख रहे हैं ये है आपके फ्यूल असेंबलर। इसमें जो लगने वाले हैं ये आपके फ्यूल्स और उसके ऊपर से उसको कंट्रोल करने वाले होते हैं कंट्रोल रॉड्स। इस प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की होती है और इसके डिज़ाइन के ही कारण पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिएक्टर ये बना। अब बात करते हैं कि इसमें तापमान कितना होता है। रिएक्टर के अंदर अनुमानित और एवरेज तापमान जो उसके जो औसतन तापमान होती है वो 275 डिग्री सेंटीग्रेड से 345 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। जब इसके अंदर से लाइट वाटर का उपयोग करते हैं, लाइट वाटर इसलिए क्योंकि हैवी वाटर जो ड्यूटेरियम D2 वो कहते हैं हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, जिससे इस प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पे ऑलरेडी हमारे पास कॉस्ट बचता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर से जो प्रेशराइज़र की मदद से ये जो बहुत ही तेज यहाँ पे जो एनर्जी वो यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से आते हुए ये स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर में सबसे खास बात यही होती है कि स्टीम जनरेटर के साथ साथ उसी के पैरेलली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टीम को जनरेट करते हुए जो यहाँ पे एक प्रकार का एक हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है और फिर ये वापस यही प्रेशराइज़र ये कूलेंट पंप से जो स्टीम ऑलरेडी यहाँ पे जो ऊष्मा है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है और ये जो ट्रांसफ़र होने वाली एक तरफ से एनर्जी इधर आ रही है और उसी का एनर्जी ट्रांसफ़र होकर के वही जो हीट है अब वो इधर होकर के आगे बढ़ती है। जब इस हीट के साथ जब इस वाटर को मिलन होता है और वो बन जाती है फिर स्टीम, इसीलिए इस पर्टिकुलर चैम्बर को हम कहते हैं स्टीम चैम्बर। जब प्रेशर के साथ साथ जब ये वापस जाती है, एक्चुअली पूरा लाइट वाटर है, यहाँ जो बह रही है लाइट वाटर है और ये नॉर्मल वाटर है। नॉर्मल वाटर में क्या होता है, जब स्टीम जनरेशन के होने के साथ जब ये स्टीम बन करके वापस टरबाइन में जाती है तो टरबाइन में धीरे से वही चीज़ यहाँ पर जनरेटर में पहुँच जाती है। टरबाइन और जनरेटर दोनों ही आपस में ऐसा लिंक होते हैं कि जितने रोटेशन से टरबाइन होगा साथ ही साथ जनरेटर भी रोटेट होता है और फिर इससे हमको मिलती है बहुत तेज मात्रा में ऊर्जा। और इसी ऊर्जा होने के बाद ये जो स्टीम है उस स्टीम को हमें कंडेंस करना भी जरूरी होता है, इसीलिए हम यहाँ पे लगाते हैं कंडेंसर। कंडेंसर की सहायता से ये जो भाप है जिसे हम स्टीम कहते हैं उसको वापस से उसके तापमान को गिराया जाता है ताकि वो बिल्कुल पानी की तरह बने। इसीलिए यहाँ पे उस चीज़ को पंप किया जाता है जिसे हम कहते हैं फीड पंप की सहायता से। जब ये फीड पंप वापस उसी स्टीम को फीड करते हुए इस स्टीम जनरेटर में भेजती है तो फिर एक पूरा कंप्लीट साइकिल यहाँ पे होता है। साथ ही साथ अब इस तरफ देखें तो ये जो प्रेशराइज़र के साथ जो लाइट वाटर है वो इधर से आती है और ये फिर कूलेंट पंप है। इस चीज़ को वापस जो यहाँ पे ऑलरेडी हीट एक्सचेंज हो चुका है इस स्टीम जनरेटर के अंदर, फिर जो ठंडी जो यहाँ पे लाइट वाटर है वो वापस से इसके अंदर जाती है, ये हमारे प्रेशर वेसल के अंदर। जब इस प्रेशर वेसल के अंदर पहुँचती है तो ये जो दो हैं ये आपके कोर बैरल्स हैं। कोर बैरल से होते हुए वापस से फिर नीचे आती हैं और इस नीचे से ऊपर अल्टीमेटली यहाँ पे पूरी भट्टी की तरह काम करती है और इसकी जो लगभग इतना जो सेक्टर है ये पूरा का पूरा एक लेड शील्डिंग से होता है। इस लेड शील्डिंग का सबसे बड़ा बात यही होता है कि इस लेड शील्डिंग की सहायता से हम किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं ताकि विकिरण ना फैले। जब विकिरण नहीं फैलता है तो सबसे खास चीज़ यही होता है हमारे पूरे के पूरे सिस्टम पे ये पूरा का पूरा एक सेफेस्ट मींस ऑफ पावर जनरेशन बनता है। पर इसके पीछे का सिद्धांत बिल्कुल वही है जिस प्रकार पहले लूप में इसका एक लूप मतलब एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पे लाइट वाटर का और एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पर जो नॉर्मल स्टीम है उसका, इस पूरे के पूरे कंप्लीट एक साइकिल को एक लूप कहा जाता है। इस एक लूप की मदद से हम एक साथ मल्टीपल लूप्स करते हैं जिसमें इसके अगले लूप में हम
हमारे टरबाइन पे सबसे ज़्यादा पावर और सबसे ज़्यादा उसमें ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है, जिसकी सहायता से हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटपुट मिलता है। तो ये था एक छोटा सा इसका सिद्धांत जिसे मैंने आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अब देख लेते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रेशर वाटर रिएक्टर के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। कुछ यहाँ पे नीले से एडवांटेज को मैंने दर्शाया है, कुछ डिसएडवांटेज को रेड से दर्शाया है। तो अगर एडवांटेज की बात करें तो हमारे पास लेस इम्प्यूरिटीज। जब इस प्रेशराइज वाटर रिएक्टर पे हम ऑपरेशंस करते हैं तो इसमें जो निकलने वाले जो इम्प्यूरिटीज़ है वो बहुत ही कम होती है। खास करके जो एक्यूमुलेशन जैसे बात होती है जो बाकी सारे रिएक्टर्स में होती है इसमें सबसे कम होती है। इसके साथ ही साथ इससे फ़ायदा अगर देखा जाए तो इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ही कम अरेंजमेंट के साथ आप ईजिली रिएक्टर को रन कर सकते हैं। ईज फीड पंप ऑपरेशन, जिसका मतलब होता है कि इसके जो पंप ऑपरेशन पे कम से कम क्षरण होता है, क्योंकि जो कि हम जब वो हैवी वाटर यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे बुरी बात यह है कि हैवी वाटर होने के कारण वो बाकी सारे जो इक्विपमेंट्स को फेल कर सकता है। चौथा है हाईली एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप का डिज़ाइन है और इसमें एनर्जी एफिशिएंसी जो होती है ये बाकी रिएक्टरों के मुकाबले बहुत ही अच्छी है। हमें बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है इसको बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं पांचवी, कन्वेंशनल एंड कॉमन। क्योंकि ये बहुत ही कन्वेंशनल टाइप ऑफ डिज़ाइन है तो इसकी सहायता से बनाने वाला जो भी इस प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर है वो बहुत ही कॉमन होता है और वो कोई भी देश चाहे तो बना सकता है। अब कुछ डिसएडवांटेज की बात की जाए, हाई प्रेशर डिस्टॉर्ट बॉडी, क्योंकि ये हाई प्रेशर पे रन होता है। इसमें जनरली जो इससे निकलने वाले जो लाइट वाटर है जिसे प्रेशराइज्ड तरीके से हम स्टीम जनरेटर पे भेजते हैं, इसलिए इसमें प्रेशर का दबाव बना ही रहता है। अब बात कर लेते हैं क्या होता है सेकंड पॉइंट, कोरोजन एंड लीकेज ऑफ वाटर। बहुत सारे केसों में हमने ये देखा यदि इस रिएक्टर में थोड़े से पुराने होंगे तो उसमें कुछ न कुछ मात्रा में कोरोजन होता है, उसमें कुछ खराबियां आ सकती है, जिससे कारण वाटर का लीक होने का उस प्रेशर के कारण बाहर आने का बहुत बड़ा खतरा बना होता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंटेनेंस कॉस्ट। यदि इस प्रकार का आपदा आ जाए तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी सी महंगी होती है। इसमें इंस्टॉलेशन काफ़ी सस्ता होता है लेकिन इसकी मेंटेनेंस में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसके बाद जो चौथा है वो है रेडिएशन रिप्रोसेसिंग इज डिफिकल्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो इसके द्वारा अगर रेडिएशन लीकेज हो जाता है तो फिर हमें पूरे सिस्टम को रिप्रोसेसिंग करने में थोड़ा सा समय लगता है, जिसके कारण हमें पावर जनरेशन फैक्टर पे काफ़ी दबाव पड़ता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है हाईली स्किल पर्सनल रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं पर ईजी है। पर इस प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर जो भले ही अभी भी कन्वेंशनल है फिर भी हमें स्किल पर्सन चाहिए, क्योंकि हमेशा इसमें प्रेशर का दबाव बना रहता है। इसकी कार्य प्रणाली काफ़ी सरल है फिर भी हमें स्किल पर्सनल चाहिए इस चीज़ को रन करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको आज हमारा ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये जैसा भी लगा होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए। आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है यही भी तो चल जाए हमें। हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और इसके बाद हम अगले किसी दूसरे रिएक्टर में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।